हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का नेक्स्ट लेक्चर हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में पहला टॉपिक होगा हमारा सॉइल इरोजन। तो आगे हम शुरू करते हैं। थोड़ा आप लोगों को आवाज़ में भी चेंज नहीं लग रही होगी, तो फिलहाल मेरा तो तबीयत ख़राब चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, मेन फोकस कीजिए स्टडी पे, आवाज़ को थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या है, नेक्स्ट वीडियो कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन। क्या है? इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन, आखिर सॉइल इरोजन होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। तो डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन हम कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ द टॉप layers of soil is called soil erosion, ठीक है। सॉइल इरोजन, तो डिफिनेशन की बात हो गई। डिफिनेशन क्या है? तो द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इसे यदि हिंदी में कहा जाए तो जो भी मृदा है, मिट्टी है, उसके ऊपरी परत के रिमूवल को, यानी कि हटने को हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। ये किसी चीज़ से भी हो सकता है, जैसे कि पानी के कारण बहुत ज़्यादा तेज़ वर्षा हो तो, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो देखते होंगे हवाओं में मिट्टी के कण होते हैं। बाइक से चलते होंगे, कभी कभी बहुत तेज़ आंधी होती है, या फिर छत पे होंगे, या फिर ऐसे ही होंगे तो कभी कभी आंधी तेज़ आती है तो उसके साथ साथ सैंड पार्टिकल्स भी उसमें मौजूद होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो क्या हो रहा है? वो सॉइल का रिमूवल ही तो हो रहा है। वो कहाँ से लेके आ रहा है? मिट्टी पे से ही तो लेके आ रहा है उसको। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। सिंपली समझिए सॉइल इरोजन आखिर क्या है। तो जो मिट्टी है उसके ऊपरी परत के हटने को हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। इसके अलग अलग फैक्टर हैं, देखेंगे आगे क्या किन कारणों से सॉइल इरोजन होता है। तो अभी फिलहाल समझिए कि सॉइल इरोजन आखिर होता क्या है। तो द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। ये बेसिक डिफिनेशन कहा जाए तो उसका यही है कि कोई भी मिट्टी है उसके ऊपरी परत के हटने को हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। अब इसके रीजन देखते हैं, आखिर क्या क्या कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं, आखिर कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं इसके रिमूवल के। रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन होने का आखिर क्या क्या कारण है? रीजन का मतलब क्या हुआ? आखिर सॉइल इरोजन होने के क्या क्या कारण हैं? बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक बहुत तेज़ वर्षा होने के कारण बहुत तेज़ बारिश होगी तो वो अपने साथ साथ तेज़ उस बारिश की बहाव होगा तो उसके साथ अब मिट्टी को भी लेके जाएगा। ऊपरी लेयर तो वही ना है, उसी पर तो बारिश हो रहा है तो उसको लेके जाएगा इस साथ में। बहुत तेज़ हवाएं चले तो, पेड़ों की कटाई हो तो, पेड़ क्या होता है? पेड़ मिट्टी को जकड़ के रखता है। उसकी बड़ी बड़ी जो रूट होते हैं, जड़ होते हैं, वो बहुत दूर तक फैले होते हैं। वो क्या करते हैं? वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। लेकिन वनों की कटाई की जाएगी, वनों की अगर जो कटाई जिस प्रकार हो रही है, वनों की अगर जो कटाई होती रहे तो क्या होगा? वन ही पेड़ ही नहीं रहेंगे कि मिट्टी को पकड़ के रखें, तो इससे भी सॉइल इरोजन होगा। तो हम देख लेते हैं आगे क्या क्या रीजन है। पहला हो जाएगा हमारा डिफॉरेस्टेशन, दूसरा हो जाएगा कहा जाए तो ग्रेजिंग ऑफ बैड ग्रेजिंग। क्या कर सकते हैं हम? तो बैड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फार्मिंग इन रॉन्ग मैनर, ठीक है। आगे इसको मैं समझाऊंगा आखिर क्यों मैंने फार्मिंग को भी इसमें दिया है, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, बैड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, फार्मिंग को कर सकते हैं। फिर उसके बाद हैवी रेनफॉल, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया, हैवी रेन फॉल्स। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? तो बर्निंग ऑफ फील्ड्स। उसके बाद हो सकता है हमारा फास्ट फ्लो ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो एक एक करके सबको समझते हैं। पहला क्या है? डिफॉरेस्टेशन। आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, ये पूरा एक टॉपिक भी है। ठीक है,
तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो पेड़ों की कटाई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि अत्यधिक बहुत ज़्यादा जब पेड़ों की कटाई की जाए तो उसके जड़ होते हैं वो काफ़ी दूर तक फैले होते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखता है, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। लेकिन अगर जब बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर दी जाए तो पेड़ ही कम बचेंगे, तो सॉइल को कौन जकड़ के रखेगा, कौन पकड़ के रखेगा, तो उससे भी सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, तो बैड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है, चरना। जो भी एनिमल्स हैं, बफेलो हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, ये सभी क्या हैं, ये जो भी फील्ड में हरी घास होता, हरी घास वगैरह होती हैं, उनको क्या करते हैं, चरते हैं। तो गलत तरीके से चरें तो उससे क्या होगा, उसके साथ साथ मिट्टी भी उसमें से निकलेगी और टॉप मोस्ट लेयर पे ही सभी फसलें होती है ना। तो उससे क्या होगा, जब बैड ग्रेजिंग करेंगे तो उसके साथ साथ ऊपरी जो लेयर होगा वो भी निकलेगा, फिर निकल के वो बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो जब बहुत तेज़ हवा बहेगी, जब आंधी आएगी तो उसके साथ साथ वो भी उसके साथ चला जाएगा वहाँ से, हवा के साथ साथ। उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं बैड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। दूसरा क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, तो फार्मिंग इन रॉन्ग मैनर। अगर जी केवल रिमूवल ऑफ, ये मत समझिए कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर मैंने लिखा है तो उसका केवल हटने से नहीं, मान लीजिए वो हट रहा है या फिर उसकी फर्टिलिटी या फिर उसे हार्म किया जा रहा है। जो टॉप मोस्ट लेयर है जो कि फर्टाइल होता है हमारा, जिस पे कि सभी फसलें की जाती हैं, उसी पे खेती की जाती है, अगर ये किसी कारणवश अगर ये उसको अनफर्टाइल हो रहा है, वो उसकी फर्टिलिटी यानी कि उसकी उपजाऊपन अगर ये ख़त्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन के अंदर ही आएगा। और ये कोई, जैसे कि आजकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसे है कि अभी तो पैदावार अधिक दे देता है लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं हमारे सॉइल को भी वो ख़राब कर रहा है, फर्टिलिटी को कम कर रहा है वो। तो ये भी क्या है, ये कह सकते हैं कि ये भी एक कारण है सॉइल इरोजन का। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि फार्मिंग इन रॉन्ग मैनर, हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का, आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि अभी तो पैदावार सही दे रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को भी कुछ परसेंट हार्म कर रहा है। वही कुछ परसेंट आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को भी हम अंदर उसके ले सकते हैं, किसके, फैक्टर दैट अफेक्ट सॉइल इरोजन। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, ये हो गया हैवी रेनफॉल। मैंने बताया बहुत तेज़ अगर जब वर्षा हो रही है, लगातार अगर जब वर्षा हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है, तो उसकी अपनी बहाव के साथ क्या करेगा, मिट्टी को भी लेके जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। तो मान लो जहाँ गया वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ से ले गया फिर वहाँ तो अनफर्टाइल हो गया ना, तो वहाँ क्या हुआ, सॉइल इरोजन हुआ। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, बर्निंग ऑफ फील्ड। जैसे कि धान की जो खेती होती है, ऊपर से उसको काट लिया जाता है, जो नीचे उसके बच जाते हैं कुछ पार्ट उसके छोड़ दिया जाता है उसको। ठीक है, तो उसको तो क्या किया जाता है, प्लाव करके उसको जोत करके उसको उसमें छोड़ दिया जाता है सड़ने करने के लिए, तो वो तो ठीक है। कहीं कहीं क्या किया जाता है कि उसे जला दिया जाता है। जलाने से क्या होता है कि जो हमारी फर्टिलिटी है जो मिट्टी की, सॉइल की, वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो यहाँ भी फर्टिलिटी कम हो रही है, तो उसे भी हम कह सकते हैं वो भी एक फैक्टर है हमारा, किस इसका, सॉइल इरोजन का। ठीक है, दूसरा आता है हमारा फास्ट फ्लो ऑफ रिवर। मान लीजिए किसी का अगर कोई खेत है नदी के पास, तो वहाँ से बहुत तेज़ अगर जो कोई रिवर बह रही है तो अपने साथ साथ क्या करेगा, मिट्टी का कटाव करेगा। क्या करेगा, तो मिट्टी का कटाव करेगा। तो वहाँ भी तो सॉइल वहाँ से हटते जा रहे हैं, तो भी क्या है, सॉइल इरोजन ही है। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर थे, रीजन थे आखिर किन कारणों से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके फैक्टर हो गए तो इसके कुछ इफेक्ट भी तो होंगे, ये तो इसके रीजन हो गए आखिर किन कारणों से सॉइल इरोजन होता है। आगे देखते हैं कि आखिर उसके इफेक्ट क्या हैं, आखिर उसके प्रभाव क्या हैं हमारे डेली लाइफ में, आखिर इसके क्या प्रभाव हैं हमारे ऊपर, क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन्स। ठीक है, आखिर क्या इसके प्रभाव हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया जैसे कि अगर सॉइल इरोजन अगर जे बहुत ज़्यादा हो, मिट्टी का कटाव हो, सिंपली कहें तो सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव होता है। जब हिंदी डिक्शनरी में खोजेंगे तो इसका यही मीनिंग निकल के आएगा कि मिट्टी का कटाव। ठीक है, तो सॉइल इरोजन होगा तो उस पर कुछ फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो फसलों में हमारा पेड़ भी आता है, पेड़ ही नहीं रहेगा तो पेड़ हमें मिट्टी को जकड़ के रखता है। तो उससे क्या होगा, फ्लड यानी कि बाढ़ आने के चांसेस रहेंगे। बाढ़ अगर जाएगा तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हानि होगी। ऐसे अभी के सीज़न में कहीं ना कहीं बाढ़ आते भी हैं, जब पानी वगैरह छोड़ा जाता है उधर डैम वगैरह से, बड़े बड़े डैम से। ठीक है,
तो बाढ़ वगैरह आते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, जब पेड़ नहीं होगा तो मिट्टी को जकड़ के नहीं रखेगा, तो सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा तो फिर ऐसे मिट्टी कटते जाएगी तो बाढ़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये एक हमारा क्या हो गया, इसका इफेक्ट हो गया सॉइल इरोजन का। दूसरा क्या हो सकता है, अगर जिसको हम लिखें तो दूसरा हो जाएगा हमारा फर्टिलिटी। दूसरा अगर जो कहें तो इसे लिखते हैं, ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या बताया कि अभी मैंने बताया जैसे कि सॉइल इरोजन से क्या होता है हमारा, तो फ्लड के चांसेस होते हैं, बाढ़ आने के खतरे होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, तो सॉइल इरोजन का अनफर्टाइल लैंड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी कि जब टॉप मोस्ट लेयर ही हमारा हट जाएगा तो फिर खेती कहाँ होगी, वही तो फर्टाइल होता है। तो वही अगर जब हट जाए तो फिर हमारा फार्मिंग भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है, कहीं ना कहीं इसका एक और इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे लैंड को अनफर्टाइल बनाएगा, अनउपजाऊ बनाएगा। जब उपजाऊ ही नहीं रहेगा तो फसलें कहाँ से होंगी ये। फिर उसके बाद अनफर्टाइल होगा तो कहीं ना कहीं हमारा फार्मिंग का लैंड भी कम होगा, जिस पे हम खेती करने के लिए जो खेती करने योग्य जो हमारे ज़मीन होंगे, भूमि होगी, वो उसकी कमी होगी। अब जैसे कि हमारा डे टू डे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो उसके नीड को पूरा करने के लिए उतनी फार्मिंग भी तो चाहिए उनका भोजन के लिए। अब जैसे कि डे टू डे हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो उनके खाने के लिए भी तो उतनी भोजन का भी उपलब्ध करना पड़ेगा ना। तो उपलब्ध कहाँ से होगा, फार्मिंग होगा तभी तो। अब फार्मिंग होगा जब फर्टाइल लैंड रहेगा तब होगा, और जब फर्टाइल लैंड तब रहेगा जब सॉइल इरोजन कम होगा, और सॉइल इरोजन होते जा रहा है, फर्टिलिटी उसकी कम होती जा रही है, तो पैदावार कम होगा, पैदावार कम होगा तो फिर भोजन कहाँ से आएगा, उतने लोगों का डिमांड कहाँ से पूरी होगी। सभी क्या है, इफेक्ट है किस इसके, सॉइल इरोजन के, ठीक है। ये कुछ इसके इफेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, तो आप लोगों को समझ में आएगा होगा सॉइल इरोजन क्या था। तो टॉप मोस्ट लेयर के मिट्टी, सॉइल इरोजन का बेसिक कहा जाए तो मतलब मिट्टी का कटाव। तो टॉप मोस्ट लेयर अगर ये सॉइल का हमारा रिमूवल होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, या फिर टॉप मोस्ट लेयर को किसी चीज़ से हानि होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। उसके हमने क्या देखा, तो उसके रीजन्स देखे या किन किन कारणों से सॉइल इरोजन होता है, उसके कुछ इफेक्ट में हमने देखा कि आखिर क्या उसके इफेक्ट हैं, क्या उसके हानि है, उससे क्या हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा होगा बायोडाइवर्सिटी। क्या होगा, तो बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा तो बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो अलग अलग स्पेसिस के एक साथ एक पर्टिकुलर एरिया में रहने को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और डिफिनेशन की बात की जाए तो द लिविंग ऑफ डिफरेंट स्पेसीज लिविंग ऑफ डिफरेंट species as together in a particular area is पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर है, लिविंग ऑफ डिफरेंट स्पेसीज टुगेदर इन a particular area is known as बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी तो अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग जाति के ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनमें जीव हो, एक साथ एक पर्टिकुलर एरिया में रहने को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो अलग अलग स्पेसीज यानी कि अलग अलग जातियाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जीव होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ रहने को ही हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये अब इसके देखते हैं टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि बेसिकली हमारे 3 टाइप में इसको रखा गया है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं बायोडाइवर्सिटी जिसे देखा जाए तो पहला हो जाएगा हमारा स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, दूसरा हो जाएगा जेनेटिक, क्या हो जाएगा हमारा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, तीसरा हो जाएगा हमारा कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी, क्या हो जाएगा तो कम्युनिटी। ठीक है, जब स्पीसीज के रिगार्डिंग बात की जाए, जब बायोडाइवर्सिटी की स्पीसीज के रिगार्डिंग बात की जाए, मतलब कि एक स्पीसीज, ठीक है, एक जाति मतलब रिगार्डिंग जाति के रिगार्डिंग जो डाइवर्सिटी की बात की जाए, जैसे कि मैंने बताया था डाइवर्सिटी क्या था, एक लिविंग अलग अलग स्पेसीज के एक साथ रहने को ही हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो वहीं पे जब स्पेसीज के रिगार्डिंग बात की जाए बायोडाइवर्सिटी की तो उसे हम स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक वैसे ही जब जेनेटिक की बात की जाए, जेनेटिक एक जेनेटिक से जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही जेनेटिक के बने होते हैं, जब उनके रिगार्डिंग बात की जाए तो उसे हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और जब कम्युनिटी के रिगार्डिंग बात की जाए तो उसे हम कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना इसमें था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो तबीयत डिस्टर्ब है, इसी कारण तो दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अगला टॉपिक होगा हमारा डिफॉरेस्टेशन। क्या है? डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल में पेड़ों की कटाई को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, लार्ज स्केल में पेड़ों की कटाई को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल, ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में वनों की कटाई को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, इसी का एक अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है जब हम अत्यधिक पेड़ों को लगाते हैं, जब पेड़ों को हम लगाते हैं लार्ज स्केल में तो उसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, जब हम लार्ज स्केल में पेड़ों को लगाते हैं तो उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं, और जब लार्ज स्केल में पेड़ों की कटाई होती है तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके भी रीजन्स देखते हैं, आखिर क्या क्या रीजन्स हैं डिफॉरेस्टेशन के, आखिर किन कारणों से डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं। रीजन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो रीजन्स हो जाएगा, जैसे कि पहला देखा जाए तो सबसे पहले तो फार्मिंग के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि डे टू डे हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके डिमांड को पूरा करने के लिए फार्मिंग को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो फार्मिंग के लिए उतने लैंड भी तो चाहिए, ज़मीन भूमि भी तो चाहिए, तभी तो उस पर फार्मिंग होगा। और चाहो तब वन केवल जंगल ही जंगल रहेंगे तो फार्मिंग कहाँ होगी? तो उसके लिए भी पेड़ों की कटाई की जाती है। क्या कर सकते हैं कि फॉर फार्मिंग। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं इसमें अर्बनाइजेशन के लिए। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आप लोग अपने आसपास भी देखने को मिलता होगा कि सभी लोग आजकल शहरों की तरफ ज़्यादा प्रस्थान कर रहे हैं, शहरों की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं अपने गाँव को छोड़ के। तो शहरों में जाएँ तो वहाँ रहने के लिए जगह तो चाहिए ना, बिल्डिंग चाहिए, घर चाहिए, वो कहाँ बनेगा? उसको बनाने के लिए फिर वहाँ पेड़ पौधे हैं तो पेड़ वगैरह हैं तो उन्हें काटना पड़ेगा, काट के तब तो वहाँ समतल ज़मीन होगा, तब तो वहाँ घर बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। आने जाने के लिए रास्तों की ज़रूरत है,
जैसे कि रास्ते, जस्ट सपोज दैट यहाँ पे कुछ जंगल है और रास्ता यहाँ पे मान लो कि कुछ शहर है, यहाँ शहर है, यहाँ पे शहर है, यहाँ शहर है और यहाँ शहर है। तो रास्ते इधर से होते हुए आएंगे तो ये जंगलों से ऐसे होते हुए निकलेंगे ना। अब यहाँ पे बीच में जंगल आ रहा है, जस्ट सपोज जंगल आ रहा है, तो जंगल में से रास्ते को पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वनों कटाई करनी पड़ेगी, तभी तो वहाँ से रास्ता बनेगा। ऐसे कैसे बन सकता है? अब ये ऐसा तो नहीं ना कि इसके ऊपर से फ्लाईओवर बना दो, ऐसा संभव है नहीं ना। तो फिर उसके लिए भी जंगलों की कटाई की जाती है। तो हम कह सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आप लोग अपने घरों में भी आसपास देखने को मिलता होगा, टेबल्स है, चेयर है, ये सब किसके बने हैं? वुड के बने हैं। आजकल तो प्लास्टिक फाइबर्स के मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोफ़ा वगैरह हैं वो सभी ज़्यादातर हमको किसके देखने को मिलते हैं? वुड के देखने को मिलते हैं। हमारा जो टेबल है वो वुड का होता है, तो उसके लिए भी वनों कटाई करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो फॉर कमर्शियल यूज, फॉर कमर्शियल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वनों कटाई क्यों की जाती है? तो कहीं ना कहीं इसमें कीड़े लग जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास के अपने पेड़ों पे उस पर बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं। तो पेड़ क्या होता है, अपने आप ही सड़ने टूटने लगता है, कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। तो वहाँ पे भी वनों कटाई कर दी जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, क्या है? तो इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट, ये भी तो एक रीज़न है। ठीक है, तो ये सभी कुछ रीज़न थे कि किन कारणों से डिफॉरेस्टेशन होता है। क्या है? तो किन कारणों से डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर क्या क्या इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने सॉइल इरोजन में देखा था, आखिर उसके क्या क्या इफ़ेक्ट थे, क्या क्या उसके हानि थी। तो ठीक उसी प्रकार डिफॉरेस्टेशन में भी तो कुछ हानि होगी। देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जैसे कि अत्यधिक वनों की कटाई कर दी जाए तो हमारा वाटर लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिस एरियाज में सबसे ज़्यादा पेड़ होते हैं वर्षा वहाँ अत्यधिक होती है, जिससे वाटर लेवल मेंटेन होता है। जब पेड़ों की कटाई कर दी जाएगी तो वर्षा कैसे होगी? वर्षा नहीं होगी तो वाटर लेवल कैसे मेंटेन होगा? वाटर लेवल मेंटेन नहीं होगा तो फिर पानी कैसे मिलेगा पीने के लिए या फिर फसलों के लिए? तो ये भी एक उसका क्या है? इफ़ेक्ट है, उसका एक प्रकोप है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा हमारा। वाटर लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? आप लोगों ने देखा, सुनने में आता होगा कि इस जगह हिमस्खलन हुआ, इस जगह पहाड़ टूट के गिर गए। आखिर क्यों गिर जाते हैं? जैसे वहाँ पहाड़ क्या होता है, एक दूसरे से चपके होते हैं, कुछ भूकंप आता है, कभी कुछ उसमें दिक्कतें आती हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे से अलग होकर गिर जाते हैं। वही अगर जब वहाँ पेड़ हो तो पेड़ क्या होगा? सबको एक दूसरे से बांधे रहेगा, पकड़े रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा? लैंडस्लाइड कम होंगे। तो इसका एक और कारण क्या हो सकता है? लैंडस्लाइड उससे हो सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? और ये आगे देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन के कारण तो जो भी हमें फ्यूल्स की कमी हो जाएगी। क्या हो सकता है? तो फ्यूल की लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ फ्यूल्स, जो भी ईंधन, जैसे कि कहीं कहीं रूरल एरियाज़ में कहीं ना कहीं आज भी हम लोग को देखने को मिलता है कि वुड का यूज़ किया जाता है। केवल वहाँ ही नहीं, कहीं कहीं और भी कुछ ऐसी ज़रूरत हैं जहाँ की वुड का हमें यूज़ करना पड़ता है एज अ फ्यूल के सोर्स में। ठीक है, तो वहाँ पे जब पेड़ों कटाई कर दी जाएगी तो वो सोर्स कहाँ से, हमें फ्यूल की कहाँ से प्राप्ति होगी? नहीं हो पाएगी। और देखिए पेड़ों कटाई कर दी जाए तो एक फ्यूल का भी एक जरिया है। दूसरा क्या हो सकता है? अगर जो डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाए तो जो पिछला हमने पढ़ा था क्या था? तो सॉइल इरोजन, ये भी एक कारण है। जब पेड़ ही कट जाएंगे तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा, कौन जकड़ के रखेगा? मैं कभी से एग्जांपल देते हुए आ रहा हूँ। तो ये भी एक उसका इफेक्ट है, सॉइल इरोजन। फिर क्या हो सकता है हमारा? कहीं ना कहीं हमारा जो पेड़ पौधे हुए हमारे एयर को भी प्यूरीफाई करते हैं।
आंधी के साथ जो भी सैंड पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स के साथ आते हैं, अगर जब पेड़ में बहुत ज़्यादा घना जंगल है तो जब उसे हवा आकर टकराएंगे तो क्या करते हैं, पत्तियों पे वो रुक जाते हैं, जो भी उसके सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी उसमें दूषण, जो भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और केवल हमें फ्रेश हवा उस तरह से निकलती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हेल्पफुल होते हैं, फ्रेश वाटर के लिए, फ्रेश एयर के लिए भी, क्लीन एयर। और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे चांसेस हैं, जैसे कि फ्लड। क्या है, तो फ्लड के भी कारण हो सकते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कौन उन्हें रोक के रखेगा। जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल बताया था कि जैसे कि नदी है, नदी के पास अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो बहुत ज़्यादा अगर तेज़ वो फास्ट मूविंग कर रही है, अगर नदी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो अपने धार से मिट्टी को कटाव करेगी। वहीं अगर ये पेड़ों को लगा दिया जाए तो मिट्टी को काटेगी तो पेड़ के जड़ उसे पकड़ के रखेंगे, तो वो ज़्यादा नहीं काट पाएगी, बहुत कम काटेगी, लेकिन उतना जैसे मिट्टी को अपने साथ नहीं ले जा पाएगी, बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, तो इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन अगर हो जाएगा तो फिर मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा, आखिर कैसे, वहाँ पेड़ कम हो जाएंगे। तो ये भी उसका एक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के। ये वीडियो चूँकि मैं तो तबीयत ख़राब चल रहा है, ठीक है, तो इसी के कारण थोड़ा वीडियो छोटा ही रखेंगे हम। तो इस वीडियो में अभी तक कितना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे से हम देखते हैं। तो नेक्स्ट के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग किन कारणों से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, उन्हीं के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। तो उसे हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या हैं, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये पीछे जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, जैसे कि इसके पीछे हमने पढ़ा कि सॉइल इरोजन क्या था, सॉइल इरोजन का रीजन, इफेक्ट पढ़ा हमने, फिर उसका बायोडाइवर्सिटी पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, या फिर कोई टॉपिक हमसे इसमें मिस हो गया हो, तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं तो तबीयत ख़राब थी, कोई क्लासेस नहीं आ पा रही थी, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो इसी के साथ बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।